डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का निर्मल ऐप पर स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं एवं आधुनिक आवर्त सारणी की जो कुछ कमियां हैं उनका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की पहली जो विशेषता होती है वो क्या होती है? पहली विशेषता होती है, आधुनिक आवर्त सारणी की जो पहली विशेषता होती है कि ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। पहली विशेषता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो सभी तत्व हैं उनको परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया गया है। तो समझ में आ गया कि यह आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दूसरी जो विशेषता है, जो मेंडलीयेव की आवर्त सारणी में कमी रह गई थी कि मेंडलीयेव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई अलग से स्थान नहीं दिया। तो देखिए, इसकी विशेषता क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को अलग से स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्थानिकों में प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या रहता है? समान रहता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या रहता है? समान। इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को अलग से स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है। जो समस्थानिक होते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैसा होता है? समान होता है। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को अलग से स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तीसरी विशेषता सुनिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, लेकिन मेंडलीयेव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था। यहाँ तत्वों को किसमें के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम। परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम किस में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। अगली विशेषता क्या है कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अर्थात परमाणु क्रमांक का जो बढ़ता क्रम उसके अकॉर्डिंग तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। चौथी विशेषता क्या है? जब तत्वों को आपने परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया तो लगभग समान गुणधर्म वाले जो तत्व होते हैं उनका एक ही ग्रुप में रखकर, ध्यान रखना है, लगभग समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखकर उन तत्वों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया। उन तत्वों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लगभग समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया और एक ही ग्रुप के अंदर रखकर उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर दिया। ठीक है, अब देखिए पांचवी जो विशेषता थी, पांचवी विशेषता क्या थी
मेंडलीएव की आवर्त सारणी में जो कमी रह गई थी कि मेंडलीएव की आवर्त सारणी में ये नहीं बता पाए कि जो लैंथेनाइड होते हैं और जो एक्टिनाइड होते हैं उनके लिए कौन सा उपवर्ग निर्धारित होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइडों को थर्ड बी उपवर्ग में रखा गया। कौन से उपवर्ग में रखा गया? थर्ड बी उपवर्ग में रखा गया। अर्थात लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों के लिए थर्ड बी उपवर्ग निर्धारित कर दिया गया। कौन सा उपवर्ग? थर्ड बी। लेकिन मेंडलीएव ये नहीं बता पाया था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से उपवर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, उसी कमी का खंडन कर दिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्लियर पता लग गया कि जो लैंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड होते हैं कौन से उपवर्ग के अंदर आते हैं? थर्ड बी उपवर्ग के अंदर। अब देखिए छठवीं जो विशेषता है इसकी, छठवीं जो विशेषता है, इस आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों की जो आवर्तता है उसका सही ढंग से पालन किया गया। लेकिन मेंडलीएव की आवर्त सारणी में तत्वों की जो गुणों में आवर्तता थी उसका सही ढंग से पालन नहीं होता है। तो मेंडलीएव की आवर्त सारणी में जो भी कमियां थी उनकी पूर्ति किसने कर दी? आधुनिक आवर्त सारणी ने। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए कौन कौन सी विशेषता मैंने आपको बताई। पहली विशेषता, ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। दूसरी विशेषता बताई कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को अलग से स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक समस्थानिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैसा होता है? समान होता है। तीसरी विशेषता बताई कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। चौथी विशेषता क्या थी कि लगभग समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको एक ही ग्रुप में रखकर उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया। पांचवी जो विशेषता थी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों को थर्ड बी उपवर्ग में रखा गया। और छठवीं जो विशेषता थी, इस आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में जो आवर्तता है उसका सही ढंग से पालन किया गया। ठीक है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां। आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे। पहली जो कमी थी, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाई। हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन पहले वर्ग में आएगा या 17वें वर्ग में आएगा। इसलिए हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में शैतान तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैतान तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसके बारे में अभी क्लियर मालूम नहीं है कि ये पहले वर्ग के अंदर आएगा या 17वें वर्ग के अंदर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है आधुनिक आवर्त सारणी में एक शैतान तत्व होता है। क्लियर? देखिए दूसरी जो कमी रही, लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों को मूल आवर्त सारणी के नीचे रखा, मूल आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइडों को मूल आवर्त
मूल आवर्त सारणी के नीचे रखा। ये दूसरी कमी थी। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कमी थी वही कमी यहाँ रह गई कि आधुनिक आवर्त सारणी में भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों को मूल आवर्त सारणी के नीचे रखा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों को आधुनिक आवर्त सारणी की आधुनिक जो आवर्त सारणी है जिसे हम मूल आवर्त सारणी मानते हैं उनके अंदर कोई स्थान नहीं दिया गया। कहाँ रखा है? मूल आवर्त सारणी के नीचे रखा है। मैंने पर्टिकुलर आपको जब आवर्त सारणी बनवाई थी तो मूल आवर्त सारणी की जो नीचे थी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर? तीसरी जो कमी थी, लगभग समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको पृथक पृथक वर्गों में रखा। लगभग समान गुणधर्म वाले कुछ तत्वों को पृथक पृथक वर्गों में रखा। पृथक पृथक वर्गों में रखा। पृथक पृथक वर्गों में रखा था। देखिए ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके गुणधर्म लगभग समान होते हैं फिर भी उनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। देखिए एक तो होता है बेरियम और एक होता है अपने पास बेरियम दे रखा है और एक होता है लेड। एक तो बेरियम होता है और एक लेड होता है। ये जो बेरियम होता है आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के अंदर आता है और जो लेड होता है ये आवर्त सारणी के ये तो दूसरे वर्ग में आता है और ये कौन से में आता है? 14वें वर्ग में आता है। लेकिन दोनों के जो गुणधर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? लगभग समान होते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कॉपर एंड Hg। कॉपर और मरकरी। ये जो कॉपर होता है ये आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 11 में आता है और जो Hg होता है ये आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 12 में आता है। लेकिन दोनों के जो गुणधर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? लगभग समान होते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में 3 कमियां रह गई जो आपको आनी चाहिए। हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई। दूसरा क्या है कि जो लैंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड होते हैं उनको मूल आवर्त सारणी के नीचे रखा। तीसरी कमी क्या थी कि लगभग समान गुणधर्म वाले कुछ तत्व को अलग अलग वर्गों के अंदर रखा। कौन कौन से तत्व दे रखे हैं? बेरियम एंड लेड। बेरियम आता है दूसरे वर्ग में, लेड आता है 14वें वर्ग में। दूसरा बताया था कॉपर एंड मरकरी। कॉपर आता है 11वें वर्ग में, Hg कौन से वर्ग में आता है? 12वें वर्ग में। ठीक है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ कमियां थी। अब देखिए ये तो आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां हुई, विशेषताएं कंप्लीट हुई। अब आधुनिक आवर्त सारणी का द्विग रूप देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का द्विग रूप। आधुनिक आवर्त सारणी का द्विग रूप। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसका जो द्विग रूप था इसको प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे, इसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक बोरबरी, रैंग तथा बर्नर थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने आधुनिक आवर्त सारणी का द्विग रूप प्रतिपादित किया था। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? बोरबरी, रैंग और बर्नर। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का द्विग रूप प्रतिपादित किया था। लेकिन आधुनिक जो आवर्त सारणी होती है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। आवर्त सारणी के द्विग रूप में क्या करते हैं कि तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं।
जब तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अब बात आती है कि जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये कैसे लिखा जाता है। तो जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1 होगा। लिथियम का आप जानते हैं कि 3 होता है तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 हो जाएगा। तो जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, अर्थात तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है परमाणु क्रमांक को सापेक्ष मानकर लिखा जाता है। जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उसी को सापेक्ष मानकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। जैसे अपनी जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी में एग्जाम्पल लूँ, अपने पास एग्जाम्पल दे रखा लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s1, 1s2 2s1। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 और 1 3। मैंने पिछले लेक्चरों में बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। कोषों में इलेक्ट्रॉन बनने की जो व्यवस्था होती है या उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बनने की जो व्यवस्था होती है या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने की जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोष, उपकोष और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने की जो व्यवस्था होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। कोई सा भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। माना कि अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p5। क्लियर। अब देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो दीर्घ रूप है उसमें तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसलिए जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो s ब्लॉक होता है, p ब्लॉक होता है, d ब्लॉक होता है और a ब्लॉक होता है, उनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। देखिए s ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, s ब्लॉक के तत्व, ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns1 से 2। ns1 क्यों होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या ग्रुप नंबर कौन कौन से होते हैं, 1,2। ग्रुप नंबर 1 और 2 कौन सा होता है, s ब्लॉक। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ns1 से 2। n होता है संयोजी कोष। संयोजी कोष कौन सा होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या होता है, संयोजी कोष। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, सोडियम दे रखा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने बता रखा है आपके लिए, नियॉन 10 और 3s1। अब मुझे ये बताइए कि इनमें लास्ट डिजिट कौन सी दे रखी है, 3 दे रखी है। कौन सी दे रखी है, 3। क्या दे रखी है, 3। तो n का मान कितना होगा, 3। और s उपकोष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो s ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ns1 से 2। n क्या होता है, संयोजी कोष, और n क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट डिजिट होती है, कौन सी दे रखी है अपने पास, 3। ठीक है, उसका जो s उपकोष होगा उसके अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यदि वर्ग संख्या 1 का कोई भी तत्व होगा उसके अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और वर्ग संख्या 2 का कोई भी जो तत्व होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे अपने को दे रखा है बेरिलियम, क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s2। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन भरे गए इसके अंदर, 2। क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा होता है अपने पास डी ब्लॉक, सेकंड होता है अपने पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व, इनका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका जो ग्रुप नंबर होता है, इनका जो ग्रुप नंबर होता है ये होते हैं 3 से लेकर 12 तक। 3 से लेकर 12 तक होते हैं। इनका जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, देखिए
इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 D1 से 10 ns1 से 2 होता है। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। माना कि अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है मैंगनीज, इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ठीक है, और 3d5 4s2। क्लियर हुआ? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। n जो दे रखा है 4 और n-1 क्या दे रखा है 3, तो 3d5 4s2 इसको ऐसे ले सकते हैं हम। इससे पहले कौन सी निष्क्रिय गैस आती है आर्गन 18 3d5 4s2। क्लियर? तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2। इसका मतलब क्या है कि जो डी उपकोष होता है उसके अंदर 1 से 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो एस उपकोष होगा उसके अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर हुआ? इसी तरीके से देखिए क्या होते हैं पी ब्लॉक। थर्ड होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ns2 np1 से 6, और इसके अंदर जो ग्रुप नंबर आते हैं, ग्रुप जो नंबर होते हैं वो होते हैं 13 से लेकर 18 तक। 13 से लेकर 18 तक जो होता है वो क्या होता है पी ब्लॉक। जो समूह होता है, वर्ग जो होते हैं, वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक क्या होता है पी ब्लॉक। इनका जनरल इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ns2 np1 से 6। इसका मतलब क्या कि एस उपकोष तो पूरा भरा हुआ होगा, लेकिन पी उपकोष के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लें। जैसे अपने पास एग्जाम्पल दे रखा क्लोरीन, इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या होगा बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और कैसे ले सकते हैं मैंने आपको तरीका बता रखा है। और इससे पहले कौन सी निष्क्रिय गैस आती है नियॉन, क्या हो जाएगा 3s2 और 3p5। आपको पता है कि n का जो मान होता है कितना दे रखा है सब में 3, तो ns2 तो क्या हो गया 3s2, क्या हो गया 3s2, और np1 से 6 तो क्या हो गया 3p5। p में जो होता है 1 से 6 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो कितने भरे गए हैं इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ ns2 np1 से 6 तो 3s2 3p5। क्लियर? अब देखिए अब कौन सा बच गया अपने पास ए ब्लॉक। ए ब्लॉक चौथा होता है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक के तत्व, अब देखिए जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-2 F1 से 14 n-1 0 से 1 और ns2 होता है। और आवर्त सारणी में जो ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप नंबर जो 3 होता है उसके अंदर क्या आता है ए ब्लॉक। लेंथिनाइड जो एक्टिनाइड होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 के अंदर आते हैं। और इनका जो उपवर्ग होता है मैंने आपको बताया था, उपवर्ग कौन सा होता है, उपवर्ग जो होता है वो होता है 3rd। उपवर्ग क्या होता है 3rd। उपवर्ग कौन सा होता है 3rd। कोई सा भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है सीरियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है जीनॉन 54 4f, जीनॉन 54 4f1 5d1 और 6s2। क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 58, 4f1 5d1 6s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सीरियम का 4f1 5d1 6s2। इसका मतलब समझिए n जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 6,
एस उपकोष के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। n-1, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन बच गया 5, या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा 0 तो 5d1, और n-2, 6 में से 2 का इलेक्ट्रॉन बच गया 4, और ऐप के अंदर 1 से लेकर 14 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो कितने भरे गए? इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। क्लियर हुआ? तो देखिए स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है इसमें केवल आपको 2-3 लाइन ध्यान रखनी है। इसका प्रतिपादन बोरवरी, रैंग और बर्नन ने किया था। ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट बताया देखिए स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप होता है 3 पॉइंटों पर आधारित होता है। पहला बताया कि इसका प्रतिपादन बोरवरी, रैंग और बर्नन ने किया था। दूसरा पॉइंट बताया ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इस दीर्घ रूप के अंदर तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी को सापेक्ष मानकर उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया, ये जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे, एस ब्लॉक का क्या होता है? n-1 से 2 होता है। डी ब्लॉक का क्या होता है? n-1, d1 से 10, ns1 से 2 होता है। ठीक है। पी ब्लॉक का क्या होता है? ns2, np1 से 6 होता है। और जो एफ ब्लॉक होता है उसका क्या होता है? n-2, f1 से 14, n-1, d0 से 1, ns2 होता है। क्लियर हुआ? इन 3 पॉइंटों को अपने को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप पर फिलहाल याद नहीं होता है तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं, क्योंकि इसको आगे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग की पहचान करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग की पहचान। ठीक है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग की पहचान करना। जो वर्ग होता है उसकी पहचान तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको केस नंबर फर्स्ट बता रहा हूं। यदि कोई तत्व एस ब्लॉक का दे रखा है, किसका दे रखा है? एस ब्लॉक। कोई तत्व किसका दे रखा है? एस ब्लॉक का। कोई तत्व किसका दे रखा है? एस ब्लॉक का। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। वर्ग बराबर होता है ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बताया कि ns कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, पोटेशियम दे रखा है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसका अपने को वर्ग पहचानना है, तो इसका क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 18 4s1। तो मुझे ये बताइए कि एस उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 1। तो वर्ग पता लग गया। कौन सा वर्ग हो गया इसका? कौन से वर्ग का तत्व है ये? पहले वर्ग का। वर्ग कौन सा हो गया इसका? फर्स्ट वर्ग हो गया। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, स्ट्रांसियम दे रखा है। ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 38 होता है। कितना होता है? 38। इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या आ जाएगा? क्रिप्टॉन 36 5s2। क्रिप्टॉन 36 5s2। तो पता लग रहा है कि एस उपकोष के अंदर के इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा वर्ग होगा इसका? दूसरा।
तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, वर्ग के बराबर होती है। NS का मतलब क्या है कि जो लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसका जो S उपकोष होता है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं वो उसका क्या होगा, वर्ग। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, एक, तो वर्ग कौन सा है, एक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, दो, तो वर्ग कौन सा है, 2। तो आपको पता लगे स्ट्रांशियम कौन से वर्ग में आता है, दूसरे में आता है। पोटेशियम कौन से वर्ग में आता है, पहले वर्ग में आता है। क्लियर हुआ। अब देखिए केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड क्या होता है, पी ब्लॉक के तत्व, किसके तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। यदि कोई तत्व पी ब्लॉक का दे रखा है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, वर्ग बराबर 12 प्लस NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 प्लस NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है बोरॉन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका परमाणु क्रमांक जानते हैं आप, 5 होता है, ठीक है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, हीलियम 2, 2s2 और 2p1, हीलियम 2, 2s2, 2p1, ठीक है। 12 प्लस NP कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इधर रखना, सॉरी, 12 प्लस NP कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूला में मान रखिए 12 प्लस P में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, एक, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा, 13वां वर्ग। तो बोरॉन कौन से वर्ग के अंदर आता है, 13वें वर्ग के अंदर आता है। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ किसको, क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो नियॉन 10, 3s2, 3p5, जोड़ दीजिए 12 प्लस P में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 5, 12 प्लस 5 कितना हो गया, टोटल 17। तो क्लोरीन का कौन सा वर्ग होगा, 17वां वर्ग होगा। कौन सा होगा, 17वां वर्ग होगा। अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है जीनोन, इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्रिप्टॉन 36, क्या हो जाएगा, 4d10, 5s2, 5p6। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 6, तो 12 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। तो आपको पता लग गया कि जीनोन कौन से वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का। क्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का। बोरॉन कौन से वर्ग का तत्व है, 13वें वर्ग का। क्लियर हुआ। अब देखिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वर्ग बराबर क्या होता है, 12 प्लस NP कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये किसके लिए होता है, P ब्लॉक के तत्वों के लिए। अब देखिए D ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व, जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं इनके लिए वर्ग की पहचान कैसे करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वर्ग बराबर n-1 इंटू D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है
क्या फॉर्मूला बताया कि n-1 d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए